तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है स्टूडेंट। जैव प्रक्रम के टोटल मैं आप लोगों को 170 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप 170 VVI ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ लेते हैं और सभी प्रश्न का अच्छा तरीका से तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना, इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न लाया हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर से लेके मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर से लेके 18 नंबर तक का जो प्रश्न है ना, वो केवल 2025 में पूछा गया है। आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको। देखिए यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, देखिए यहाँ सबके आगे में 2025 लगा हुआ है ना। उसी तरह यहाँ देखिए है ना 4 नंबर, 5 नंबर, 6, देखिए सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है 2025। इसका मतलब सभी के सभी प्रश्न 2025 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 2024 में पूछे गए प्रश्न, फिर 2023 में पूछे गए प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियोज़ आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले ये जान लीजिए कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसमें सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों का, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है मेरे प्यारे बच्चों। जो शाकाहारी जीव होता है ना, जो ये सब होता है ना, जो जीव वगैरह को नहीं खाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी होती है, मध्यम होती है, अधिक लंबा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा अधिक लंबा होता है, ठीक है। शाकाहारी जीव में जो छोटी आंत की लंबाई होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो अधिक लंबा होता है, ठीक है। और इसका जो लंबाई कितना होता है वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। जब छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? तो वो चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है, ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? तो परासरण विधि द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों। किस विधि के द्वारा होता है? परासरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन के साथ अगर आप लोगों को पढ़ाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। चलिए चौथा नंबर का बताइए क्या होगा कि मुख द्वारा, ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग है। मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो वो मेरे प्यारे बच्चों ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। चलिए पाँचवा नंबर का देखिए क्या है, क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर, ठीक है, क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? कार्य पूछ रहा है, क्या कार्य होता है? तो अवशोषण, ठीक है, अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाना। अवशोषण का जो सतही क्षेत्र है ना वही बढ़ाना काम होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 6 नंबर का बताइए कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? जो 1 जूल में होता है ना, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? तो 0.23 कैलोरी होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है, यानी कि ये सभी के सभी प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जल है, ठीक है। जल के माध्यम से ही वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले पाता है, ठीक है। वही मूल स्रोत हुआ है उसका, वही है यहाँ पर कि मूल स्रोत क्या है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रश्न जो है कि आप लोग सब्जेक्टिव में मिलाकर लिख सकते हैं। 8वां नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि बाहरी वातावरण से कोशिका, ठीक है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है, ठीक है। 9 नंबर का बताइए क्या होगा कि हृदय में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हृदय में रक्त का प्रभाव होता है। हृदय में जो रक्त का प्रभाव होता है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बाएं अलिंद से दाएं निलय में, ये भी सही है। और
दाएं अलिंद से बाएं नीले में, ये भी सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आया होगा। आइए 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए 10 नंबर का है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। जब उच्च रक्तचाप होता है ना मेरे बच्चों, उच्च का मतलब वह हाई ब्लड प्रेशर, वही ठीक है, रक्तचाप का मतलब वह ब्लड प्रेशर जो होता है ना, उसकी अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसकी अवस्था को मेरे प्यारे बच्चों हाइपर टेंशन कहते हैं ना कि इसको हाइपर टेंशन हो गया है, यानी कि जो ब्लड का चाप है ना स्टूडेंट वो उच्च हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। ठीक है, और जिसे भी हाई ब्लड प्रेशर होता है हिंदी में उसी को हम लोग कहते हैं उच्च रक्तचाप। अगर किसी को हो जाता है तो वो ज़्यादा गुस्सा भी करने लगता है, ये सुने होंगे आप लोग कभी न कभी। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर के रूप में माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर के रूप में माना जाता है, ए बी ओ या फिर ए बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओ, यानी कि अगर किसी का ओ खून है ना तो सभी को दे सकता है। ठीक है, और सभी को दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 12 नंबर का क्या है। 12 नंबर का प्रश्न है कि प्लाज्मा के, ठीक है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अलावा पूछ रहा है कि रक्त में और क्या पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन ही दिखा देता हूं कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि जो खून होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, खून में श्वेत रक्त कोशिका भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं WBC भी होता है और RBC भी होता है। याद रखिएगा खून में क्या होता है, WBC। ठीक है, खून में WBC भी होता है, RBC भी होता है, रक्त पट्टी कानू भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए 13 नंबर का देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 13 का कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। जो दोहरा परिसंचरण होता है ना वो मछली में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण मेरे प्यारे बच्चों मछली में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का पुनर्वशोषण, ठीक है, यानी कि पुनर्वशोषण उसका फिर से जो अवशोषण है वो कहाँ होता है? तो वो होता है PCT में होता है। कहाँ होता है? PCT में। स्टूडेंट मैं अभी तक आप लोगों को जितना भी प्रश्न करवाया ना वो केवल 2025 में पूछा गया है। अभी बाकी का भी और प्रश्न है जो केवल 2025 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना VVI ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो बायोलॉजी में तो आप लोगों का मैं एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पर क्या होगा कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बोलिए यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है मेरे प्यारे बच्चों? यकृत। यकृत को अंग्रेजी में हम लोग लीवर कहते हैं, सुने होंगे ना लीवर। ठीक है, लीवर टॉनिक एक दवाई भी आता है। ठीक है, हाँ, तो यकृत से प्रवेश करती है। 16 का देखिए क्या है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर, ठीक है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, निकालने के तंत्र को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं उत्सर्जन तंत्र, जैसे कि शरीर में जब पानी का काम खत्म हो जाता है तो मूत्र के माध्यम से बाहर जाता है ना स्टूडेंट। हाँ, तो मूत्र हो गया या फिर जो है कि हम लोग शौच जाते हैं। ठीक है, शौच जाते हैं, ये सब जो अंग है ना वो उत्सर्जन अंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग का शरीर से जो है ना हानिकारक तत्व जो है वो बाहर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 का क्या है। 17 का देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या लिखा हुआ है समझिए यहाँ पर कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजोआ होता है ना मेरे प्यारे बच्चों वो क्या करता है, जो हम लोग का वेस्ट चीज़ होता है यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होता है ना उसका निष्कासन प्रोटोजोआ कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों बताइए। तो याद रखिएगा विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? विसरण के द्वारा करता है। अगला देखिए 18 का क्या है कि बबूल। बबूल जानते हैं ना उसमें कांटा भी होता है। ठीक है, और मंजन वगैरह में भी बबूल का यूज किया जाता है। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? बबूल के कौन चीज़ स्टूडेंट? बबूल के पौधों से जैसे कि मनुष्य से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, मूत्र निकलता है, शौच निकलता है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है मनुष्य में। ठीक है, उसी तरह पूछ रहा है कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है?
तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंद निकलता है। ठीक है, जो बबूल के पौधा से अगर कभी भी गोंद निकलेगा ना तो समझ जाइएगा कि वो जो गोंद है वो बबूल के लिए उत्सर्जी पदार्थ है, उसका जो प्रयोग है शरीर में अब नहीं है, यानी कि बबूल के पौधा में नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है तो बाहर कर रहा है। समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए 19 का देखिए अब क्या है। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत 1 से 2 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगला देखिए क्या है कि परजीवी पौधों, ठीक है, परजीवी पौधा या पौधों, ठीक है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। बताइए स्टूडेंट, परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता है, या फिर बायोफिल्म है, अमरबेल है, या फिर चीर है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, अमरबेल। अमरबेल आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग गांव समाज में अमरलत्ती भी कहते हैं, अमरलत्ती को ही अमरबेल कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला है 20 नंबर का कि मनुष्य में नासिका छिद्र, ठीक है, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। बताइए क्या बनाता है? तो श्वसन तंत्र बनाता है, क्योंकि श्वसन तंत्र के लिए हमको क्या चाहिए? नासिका छिद्र चाहिए, यानी जो नाक में जो छिद्र होता है ना स्टूडेंट, उसी को हम लोग नासिका छिद्र कहते हैं। फिर है लैरिक्स है, ठीक है, जो कंठ के पास होता है। फिर ट्रेकिया है, ठीक है, ये पाइप की तरह होता है ना, तो ये सभी और फेफड़ा ये सब मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। समझ में आया ना? चलिए आगे देखिए क्या है। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 21 नंबर का प्रश्न है कि पौधों के वायव्य भागों से, ठीक है, पौधों के वायव्य भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। वाष्प के रूप में जब निष्कासन होता है तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्प के रूप में अगर वो निकलेगा स्टोमाटा के माध्यम से तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। आप लोग जानते हैं स्टोमाटा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं जानते? जान लीजिए, आप लोग पत्ता में देखे होंगे बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, हालांकि आपको तो ऐसे नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, जब आप लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे ना तब दिखाई पड़ेगा। एक बहुत छोटा 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 छिद्र होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं। समझ में आया ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर का क्या है कि ATP, ठीक है, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? बताइए स्टूडेंट, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, या फिर 2 होती है, 3 होती है, या फिर 4 होती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है? 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, और याद रखिएगा ये जो है ना बायोलॉजी, ये मैं आप लोगों को NCERT बायोलॉजी करवा रहा हूँ, यानी कि NCERT जो कि आप लोगों का बिहार बोर्ड का सिलेबस है ना, NCERT बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। और NCERT आप लोग को पता ही कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये पूरा प्रश्न अगर कर लेते हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग समय देके, चाहे ये वीडियो जो भी समय मांगे, अगर आप लोग इस समय देकर अगर आप लोग इतना प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं ना तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, बोलिए तो मैं आपका माथा में लिख देता हूँ। यहाँ से अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आएगा, यहीं से आएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि कोशिकीय ईंधन, ठीक है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है कोशिकीय ईंधन? तो याद रखिएगा कोशिकीय ईंधन जो है ना, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन माना जाता है। ठीक है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज है। आइए आगे देखते हैं 24 नंबर और 25 नंबर का देखते हैं क्या है, और ये सभी प्रश्न देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? यानी कि उत्तरदायी है रक्त विषाणु, या फिर श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त विषाणु। ठीक है, रक्त विषाणु। चलिए आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि स्वस्थ व्यक्ति, जो हेल्दी व्यक्ति होता है, फिट फाट व्यक्ति होता है, का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप का अर्थ यही हुआ, आप लोग देखते होंगे कि जब ब्लड प्रेशर नापता है ना तो वहाँ पर एक संख्या डिनोट होता है, वही होता है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, 120/80 होता है, तो ऊपर में जो होता है ना, आप लोग देखेंगे कभी भी जब ब्लड प्रेशर नापाता है तो एक ऊपर में बताएगा, एक नीचे में बताएगा, इस तरह से। ठीक है, 120/80 ऐसे नॉर्मल माना जाता है। तो ये जो ऊपर में इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक रक्तचाप। समझ में आया ना स्टूडेंट? यही मेरा घट गया है, ये 120 से घट के मेरा हो गया है 117 हो गया है।
ठीक है, यानी कि मेरा ब्लड प्रेशर भी लो चल रहा है आप लोग को पढ़ाने की वजह से, फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा ना, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, रक्तचाप का मतलब वो ब्लड प्रेशर मेरे बाबू। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो बीपी हो गया, तो वही बीपी का अर्थ भी ब्लड प्रेशर हुआ। देखिए बी फॉर ब्लड है, पी फॉर प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हिंदी में उसी को कहते हैं। रक्तचाप समझ में आया ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120, ठीक है, mmHg। चलिए आगे देखें हम लोग। चलिए 25 का तो देख लिए, अब हम लोग 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ना, हम कैसे किसी को छोड़ सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता स्टूडेंट। जैसे ही ये बायोलॉजी समाप्त होगा मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री वाला लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 26 का बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। बताइए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है, तो रक्त का घटक क्या है, आरबीसी है। क्या है, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या 27 का देखिए जल्दी जल्दी क्या है। 27 नंबर का प्रश्न है कि कामरूप है ना, कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। बताइए कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, बता सकते हैं ये किसका हिस्सा है। आहार नाल का हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, वाहिकीय तंत्र का है, या फिर प्रजनन तंत्र का है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नाल का। ठीक है, किसका है ये, आहार नाल का। 28 का है कि प्रकाश की ओर प्ररोह, ठीक है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। बताइए कैसी गति है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाशनु, ठीक है, प्रकाशनुवर्तन गति है। भूलेंगे नहीं, ये सब प्रश्न भी पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। बताइए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो वो इसका राइट आंसर होगा DDT है। क्या है, DDT। नेक्स्ट देखिए 30 का क्या है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। इसी से गैस जो है ना निकलता है, प्रवेश करता है, और वाष्पोत्सर्जन भी इसी के माध्यम से होता है। चलिए समझ में आ गया 30 तक। अब आइए 31 नंबर का देख लेते हैं। अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 31 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। बताइए पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो ये टैनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद भी है, रेजिन भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 31 का डी, इनमें से सभी। अगला देखिए 32 का क्या है। 32 का क्या है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे, अगर बायोलॉजी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो कुटपाद के बारे में नाम जरूर सुने होंगे कि कुटपाद जो है किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है, रात में नहीं होता है। फिर है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, और यही वजह से ये पत्तों में पाया जाता है। पत्ता में रहता है क्लोरोफिल, और यही वजह से पत्ता क्या होता है, हरा भी होता है। 35 का चलिए देख लेते हैं क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे तब ना मान लीजिए कि पूरा प्रश्न को समाप्त कर पाएंगे, इसीलिए बिना रुके हुए आप लोग हर एक प्रश्न को देखिए। 35 का है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है। रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगा ना तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एनीमिया रोग हो सकता है। 36 का है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है। ठीक, नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है ना स्टूडेंट क्या है, ऑक्सीजन है। हम इसे ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, मिस्टेक, सॉरी स्टूडेंट। कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन तो एक हार्मोन है। हम भी सोचे कि ऑक्सीजन क्या है, कन्फ्यूज करने वाला बात आ गया था यहाँ पर। ठीक है, बताइए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन है। अगला है 38 का कि मनुष्य में विरिक संबंधी, विरिक का मतलब क्या होता है, किडनी होता है। किडनी का नाम सुने होंगे आप लोग, कहता है ना कि उसका किडनी फैल है, उसी को हम लोग कहते हैं विरिक। कभी कभी पूछ लेगा कि विरिक की संख्या कितनी है, तो 2 है।
मनुष्य में वीर्य संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से नहीं, श्वसन से बिल्कुल नहीं। वीर्य जो किडनी है वो सांस से किडनी का क्या संबंध, खाना से किडनी का क्या संबंध है? यानी पोषण जब होगा तो किडनी का कोई संबंध नहीं है, परिवहन का भी नहीं है, उत्सर्जन से है। ठीक है, किससे है? उत्सर्जन से है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मनुष्य में वीर्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए हम लोग अब आगे देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आखिर हम लोगों को, कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो परिवहन आवश्यक है और सभी आवश्यक है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी का अर्थ वही हुआ कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे ये हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? CO2 आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी आवश्यक है। समझ में आया? चलिए 41 का बताइए क्या होगा, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, या फिर किससे निकलता है? डिक्टियोम। ठीक है, डिक्टियोम से निकलता है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल से निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है। अगला देखिए 41 का क्या है, कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। समझ में आया ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 42 का, कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय, ठीक है, विश्राम करने की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 1 मिनट में कितना बार धड़केगा? तो 72 बार धड़कता है। ये आप जब यहाँ पर अपने हाथ को छाती पर रखिएगा तो वो जो धक 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 धड़कन करता है ना, 1 मिनट में 72 बार करेगा। समझ में आया ना? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर एग्ज़ाम में नहीं भी पूछे तो भी आप लोगों को अपने लाइफ में ये वाला प्रश्न याद रखना है। मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब तक आपका ज़िंदगी है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि मनुष्य का जो हृदय है वो कब? विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हालांकि किसी किसी का 74-75 घट बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। चलिए समझ में आ गया ना? अब आइए 42 का तो देख लिए, क्यों ना अब हम लोग 43 का देखें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक बहुत कम है। ठीक है, लाइक कीजिएगा तब ना मान लीजिए हम समझेंगे कि हाँ बच्चा लोग को पसंद आ रहा है और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। बोले कि पौधों में जाइलम, ठीक है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, जाइलम में क्या होता है? स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है जल वगैरह का। ठीक है, जाइलम यानी जड़ से लेके ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है, एक होता है फ्लोएम यानी कि पत्ता से लेके पूरे शरीर में फैलाता है। किसका शरीर में? तो पेड़ पौधा का शरीर में। अगला है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? बताइए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विरिक। ठीक है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या? प्रमुख उत्सर्जी अंग अगर कोई है तो वो है विरिक। समझ में आया? 44 का भी देख लिए क्या है और इसका भी देख लिए थे। 45 का चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और कहीं पर भी दिक्कत है तो आप बिना हिचके बिना डरे आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। समझ में आया ना? चलिए 45 का बताइए क्या है, कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जो अमीबा होता है ना वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपात के द्वारा पकड़ता है। 46 का है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन मलेरिया परजीवी है? कौन मलेरिया परजीवी है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लाज्मोडियम जो है एक मलेरिया परजीवी है और यही सब वजह से मलेरिया फैलता भी है। 47 का देखिए क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो इसका हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, क्या हो जाएगा? छोटी आंत। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्या है? चलिए ये 47 का आप लोग देखें क्या?
नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो चलिए यहाँ देख लीजिए कि छोटी आंत होगा। क्या होगा? छोटी आंत। समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो छोटी आंत में ही प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, वसा का पाचन वहीं पर होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छूत्रांश भी कहते हैं। चलिए समझ में आया। अब बताइए 48 नंबर का, क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ऐसा तो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो भी प्रश्न कराऊंगा इम्पोर्टेंट ही कराऊंगा। इधर उधर का हवा वाला प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं मैं उसका समय को व्यर्थ करूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। बताइए 48 का कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ पर? तो कॉकरोच में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। अगला है कि श्वसन क्रिया, ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन है वो किस प्रकार का पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। 51 का किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित यानी कि रंध्र नहीं रहता है? आम में या फिर हाइड्रिल में? देखिए यहाँ तो इसका डी का यहाँ दिया है कन्नेर, ठीक है, ये मत कहिएगा कि डी का गायब हो गया। या फिर नागफनी। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रिला। हाइड्रिला, ठीक है। किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं? ठीक है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित, अनुपस्थित का मतलब वो नहीं रहते हैं, उपस्थित का मतलब वो रहते हैं, और अनुपस्थिति का मतलब वो नहीं रहते हैं। तो किस पौधे में नहीं रहते हैं? तो हाइड्रिला में नहीं रहते हैं। अगला देखिए 52 का। चलिए 52 का देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सब प्रश्न देख रहे हैं ना यहाँ पर 2022 में, 24 में, फिर 22 में, 22 में, 22 में, 22-24, ठीक है, पूछा गया है। यहाँ देखिए 22-24 है ना, यानी कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं प्रश्न? आप ही बोलिए सर इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जी बिल्कुल है। बताइए 52 का क्या होगा कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है ना स्टूडेंट, जिसकी वजह से खून लाल होता है। अगला है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि है। चलिए आगे देखिए यहाँ क्या है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दे का आकार याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, सेम के आकार के जैसा होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार जैसा, सेम का बीज होता है ना, उसी के आकार का होता है। चलिए 54 का भी देख लिए और समझ में भी हम लोगों को आ गया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। फिर 55 का देखिए क्या है, ग्लाइकोलाइमिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। चलिए समझ में आ गया ना? आया तो ज़रूर होगा। चलिए 56 नंबर का देखते हैं क्या है। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 56 का देखिए यहाँ पर क्या है कि लेटेक्स क्या है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? जो लेटेक्स होता है वो सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो वो जो है ना पीपल में भी पाया जाता है लेटेक्स, बरगद में भी, और पीला कनेल में भी पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो 3 वेश में पाया जाता है, 4 वेश में पाया जाता है, 5 वेश में पाया जाता है, या फिर 2 वेश में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, 4 वेश में पाए जाते हैं। कितने वेश में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 वेश में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों को। मैं आपको एक चीज़ बताऊं स्टूडेंट कि ये जो बायोलॉजी का प्रश्न है ना, ये आपको एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, आपको नॉलेज रखिए, क्योंकि जब आप लोग बायोलॉजी का नॉलेज रखते हैं ना, तो लाइफ में आप लोग कभी भी डॉक्टर वगैरह के कन अगर जाते हैं ना, तो आपको वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगा। मान लीजिए डॉक्टर बोल देगा कि ये जो व्यक्ति है ना, इसको प्लेटलेट नहीं है बॉडी में, तो आप क्या समझिएगा कि प्लेटलेट क्या होता है? तो अगर मान लीजिए आप पढ़े रहेंगे तब ना आपको पता होगा कि हाँ ये सब खून में होता है। मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं इसका जो है ना खून में प्लाज्मा नहीं है, आप कहिएगा ये प्लाज्मा क्या होता है, आप समझ नहीं पाएंगे। या कहेगा इसका WBC कम है, तो ये सब चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर जब आप लोग अच्छा से पढ़े रहते हैं ना बायोलॉजी,
तो एग्ज़ाम में तो काम देवे करेगा, साथ ही साथ लाइफ में काम देगा। इसीलिए मैं बायोलॉजी मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और यही वजह से है मैं कभी भी अगर डॉक्टर कन जाता हूँ ना तो मुझे परेशानी नहीं होता है। कोई भी चीज़ डॉक्टर अगर शरीर के किसी भी पार्ट के बारे में अगर बात करते हैं ना तो मैं उससे हूबहू बात कर पाता हूँ, और डॉक्टर भी सोचते हैं हाँ इसके अंदर है जानकारी। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी जानकारी रखिए मेरे स्टूडेंट। अगर आपके अंदर जानकारी रहेगा ना तो आप खुद एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो इससे डबल फ़ायदा है। पहला फ़ायदा कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से पास करेंगे, दूसरा फ़ायदा ये कि आपके अंदर नॉलेज है, और जब आपके अंदर नॉलेज है तो कोई आपको झुका नहीं सकता है, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, 57 का राइट आंसर हम बता दिए। 58 का क्या है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत की मात्रा कितना है। मानव मूत्र में यूरिया का मात्रा बताइए कितना होता है, तो 2% होता है। कभी कभी देखते होंगे आप लोग, अगर कोई व्यक्ति टॉयलेट में या फिर कोई घास वगैरह में टॉयलेट करता है तो वो घास जल जाता है। यहाँ शर्माने की बात नहीं है, घास देखिएगा कुछ दिन अगर एक ही जगह पर टॉयलेट कीजिए आप तो वो घास जल जाएगा। क्यों जलता है? यूरिया की वजह से, क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होता है, तो वो घास जल के जो है ना हल्का पीला टाइप का हो जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट? और बाकी का जो परसेंट है उसमें क्या रहता है, तो जल रहता है, लेकिन 2% मूत्र में क्या रहता है, तो यूरिया की मात्रा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यही यूरिया की वजह से ही कभी कभी पेशाब वगैरह जो जहाँ कोई कर देता है, सूंघते होंगे तो कितना महकता है ना, वही पेशाब की वजह से ही। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न यहाँ देखिए क्या है। अंतिम ये मत समझिए कि पूरा अंतिम है। ठीक है, चलिए मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचालित होती है, यानी कि संचित होती है? बोलिए, चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, या फिर संवेदना के वजह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन की वजह से। ठीक है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन के रूप में क्या होती है, संचित होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग अभी तक कितना प्रश्न समाप्त किए, लगभग 59 प्रश्न को समाप्त कर लिए हैं। टोटल मैं आप लोगों को 170 प्रश्न करवाने वाला हूं, इसलिए सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और घबराएंगे नहीं, आराम से पढ़ते रहिए, वीडियो को देखिए। अगर आप लोग वीडियो को एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको वीडियो सेव कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ देखिए नीचे में जो है ना तीर का निशान होगा, उसे क्लिक कीजिए, वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आराम से जब टाइम मिले तो आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन घूमना नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि घूम के समय बर्बाद कर दिए, ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो कब तक कीजिएगा? बोलिए, घूम के समय बर्बाद करना, मम्मी से मोबाइल लेके, पापा से मोबाइल लेके कब तक कीजिएगा? इसीलिए मोबाइल लीजिए तो उसका मतलब पढ़ना, ताकि मम्मी सबको भी लगे कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है। बताइए कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई पड़ता है? तो याद रखिएगा कि ब्लड में ना हीमोग्लोबिन होता है, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं हो ना तो खून लाल नहीं होगा। जैसे कि तेलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके वजह से उसका खून सादा होगा। कैसा होता है? सादा होता है। 61 का बताइए क्या होगा कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कहाँ पर करता है स्टूडेंट? तो लाइपेज में होता है। कहाँ पर होता है? लाइपेज में। या फिर इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि वसा का पाचन होता है तो लाइपेज में होता है। समझ में आया? अगला देखिए यहाँ पर क्या है, 62 का, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन मेरे प्यारे बच्चों भौतिक प्रक्रिया है। कैसा है बाबू? भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान है ना वो क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट है। अगला है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जो है वो हिस्सा है आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। देख सकते हैं आप लोग, साइड में देखिए कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करते हैं 65 का, कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है। अगला है 66 का है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो इलियम में होता है। और इलियम क्या होता है? तो छोटी आंत का भाग होता है इलियम। ठीक, छोटी आंत का क्या होता है? एक हिस्सा है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। बताइए आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो
कार्बोज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन करवाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव दूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रेकिया किस जीव का, ठीक है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का है या फिर स्टार फिश का है, कॉकरोच का है या लाइपेज का है? तो ट्रेकिया जो है ना स्टूडेंट, ये कॉकरोच का श्वसन अंग है। कॉकरोच बोले तो तेलचट्टा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे तेलचट्टा, जहाँ खाना बनाइएगा ना देखिएगा वहाँ पर ये पहुँच जाता है। ठीक है, और उड़ के कभी कभी बॉडी में भी पड़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। समझ में आया ना? चलिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इतना मेहनत के लिए। 70 का है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पीत रस होता है ना वो कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट की जो पीत रस है ना कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है। ठीक है, यकृत यानी लीवर से पित्त रस। और यहीं पर जो है ना लीवर के बगल में पित्ताशय ग्रंथि भी होता है। क्या होता है? पित्ताशय ग्रंथि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या है। गाल्ड कोशिका याद रखेंगे, आप लोग 9th में पढ़े होंगे गाल्ड कोशिका के बारे में। गाल्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाल्ड कोशिका का कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी। ठीक है, भीतरी जो होती है ना भीतरी कोशिका वो मोटी होती है। 72 का है कि एक स्वच्छ मनुष्य के अप्रकुंचन एवं अनुशीथिलन क्या लिखा हुआ है? देखिए, अनुशीथिलन दाब होता है। कितना होता है? तो 120 बट्टे ये जो है ना 120 बट्टे 80 होता है, या फिर 80 बट्टे 120 होता है, 80 बट्टे 100 होता है, या फिर 72 बट्टे 80 होता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? 72 है ना, 72 का होगा 120 बट्टे 80। मैंने अभी कहा था ना, यानी आप ऐसे समझिए, हिंदी समझने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, जब आप लोग ब्लड प्रेशर नापाते हैं ना तो ब्लड प्रेशर एक निश्चित क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य अगर कोई है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो वही 120 बट्टे 180 होगा। ठीक है, वो उसी के यहाँ हिंदी लिखा हुआ है। तो आप लोग को लगेगा कि ये हार्ड है या फिर समझ से बाहर है, तो आप नॉर्मल ऐसे समझिए कि जब हम लोग कभी भी डॉक्टर का ब्लड प्रेशर नापते हैं या फिर चेक करता है ना स्टूडेंट, हाथ में देखिएगा, लगा देगा और चेक करेगा, तो वो जो होता है ना कितना है? 120 बट्टे 180 होता है, 120 बट्टे 80 होता है। यही सामान्य मनुष्य का। अभी मैंने कहा था कि मेरा घट के 120 की जगह कितना हो गया है? 117 हो गया। 120 की जगह कितना हो गया? 170, यानी कि मेरा ब्लड प्रेशर घट गया है। तो अभी हम स्वस्थ नहीं है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहते तो मेरा 120 होता। ठीक है, अब बाहर भी जाएगा तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, बहरना भी दिक्कत है। चलिए 73 का क्या है? तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु का जो है क्या है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति। ठीक है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंडोडर्म के द्वारा। 74 का देखिए क्या है? 74 का कि मनुष्य में विरिक का मतलब मैंने अभी बताया था किडनी होता है, कि मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में क्या है? एक विरिक एक तंत्र का भाग है जिसका संबंध है। तो विरिक अर्थात किडनी। आप ही बताइए कि किडनी का संबंध किससे? पोषण से नहीं, शोषण से, उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से है। ठीक है, 75 का बताइए क्या है? कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है। क्यों उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन के लिए। किसके लिए? जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। 76 का कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वपोषी अर्थात जो अपना पोषण स्वयं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधा, ये किसी पर निर्भर नहीं न रहता है, ये इसीलिए इसे हम लोग स्वपोषी कहेंगे। और इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, जल तो चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब ना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये ग्लूकोज बना पाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है कि पायरुवेट के, मैं पहले ही बता दूं कि ये NCERT का बायोलॉजी है। NCERT बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। और इतना करने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं ठोक के कहता हूँ आप लोगों को, पायरुवेट
के विखंडन से, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है कहाँ होती है यह क्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गया ना? 77 तक हम लोगों ने देख लिए। अब आइए 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि आखिर ये 78 नंबर का प्रश्न क्या है। बताइए कि स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्वपोषण किस में होता है? कवक में, हरे पौधों में, या फिर जंतुओं में, या फिर सभी जीवों में? तो स्वपोषण किस में होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधों में। मैंने भी तुरंत कहा था स्व, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? तो हरा पौधा जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन सा है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ता जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। समझ में आया? 80 का देखिए क्या है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सा क्रिया है जो कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन जो है ये सभी के लिए स्टूडेंट, जितना भी जीवित प्राणी है ये सभी के लिए आवश्यक होता है। क्या? श्वसन। 81 का कि मृतोपरजीवी का उदाहरण क्या है? बताइए। मृतोपरजीवी, ठीक है, का उदाहरण क्या है? अमीबा है, गोबर छत्ता है, या फिर अरहुल है, या फिर अमरवेल है? तो 81 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, गोबर छत्ता। ठीक है, मृत परजीवी, या फिर इसे ऐसे भी कहीं कहीं मिलेगा मृत परजीवी। ठीक है, वही यहाँ पर है मृतोपजीवी। देखिए मृतोपजीवी, मृत परजीवी होना चाहिए। ठीक है, हटाइए, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए कि गोबर छत्ता है। मृतोपरजीवी का उदाहरण क्या है? तो गोबर छत्ता है। अगला है 82 नंबर का कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? स्टूडेंट, ईस्ट जो है ये किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। समझ पाया ना? ईस्ट का प्रयोग कोई भी चीज़ को फुलाने के लिए किया जाता है, जैसे पाव रोटी वगैरह, केक वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि वो फूल जाए। समझ में आया ना? चलिए, हालांकि इस पर एक लंबा वीडियो मैं बना दूंगा कि ईस्ट क्या होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है ना कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, लेकिन आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे ईस्ट जो है ये कवक वर्ग का ही क्या है? एक कोशिका है। ठीक है, कवक वर्ग का ही कोशिका है, बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि दही के जमने, आप लोग दही खाए होंगे, काफ़ी मज़ा आता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? जब दही को जमाया जाता है तो वहाँ पर कौन सा क्रिया होता है? तो किण्वन प्रक्रिया होता है। ठीक है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। अगला है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथ जैसा कार्य नहीं करता है? बताइए कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। कौन नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि ऐसा नहीं करता है। चलिए, अब हम लोग 85 देखते हैं। हम 25 बोल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। चलिए, 85 का बताइए क्या होगा कि पादपों में, किसमें? पादपों में पाया जाने, ठीक है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन जो कि पादप में पाया जाता है कौन सा है? तो जिबरेलिन है। कौन है? जिबरेलिन। अगला है 86 का कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सभी प्रश्न को आप लोगों को तैयारी कर लेना है। ठीक है, एक एक करके हर एक प्रश्न को तैयारी कर लेना है। मैं आपको तो गारंटी दे रहा हूँ कि आप अच्छा नंबर जरूर लाएंगे। अगर आप लोग यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग जीनियस स्टूडेंट में हैं। ठीक है, जीनियस स्टूडेंट जो होता है ना, तेज स्टूडेंट, उसमें से आप एक हैं जो कि पूरा वीडियो को देख रहे हैं और इधर उधर आपका दिमाग नहीं घूम रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि वह कौन सा प्रक्रम है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। ठीक है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन के माध्यम से। अगर आप लोग श्वसन नहीं लीजिएगा ना तो आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं बनेगा। याद रखिएगा, श्वसन शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो भूलेंगे आप लोग क्या, नहीं चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे। आइए देखिए 88 नंबर का क्या है कि मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, एटीपी को जाना जाता है। 90 का है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान होता है ना, वो कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी रंध्र में होता है। कहाँ पर होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। 91 का है कि हृदय से, कहाँ से, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निलय द्वारा। किसके द्वारा होगा, हृदय से, ठीक है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि दाब के भेजा जाता है। किसके द्वारा, तो निलय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा ना। फेफड़ा तो कभी नहीं होगा, फेफड़ा का संबंध है श्वसन से। फेफड़ा का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किससे है संबंध, श्वसन से इसका संबंध है फेफड़ा का। चलिए आगे देखिए 92 का क्या है। 92 का है हम लोगों का कि निम्नलिखित में, दिख रहा है ना आप लोगों को, अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि ये वीडियो तो अपलोडेड होने वाला है, तो आप कमेंट करिएगा तो मैं पढ़ जरूर लूँगा, ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा क्योंकि जो वीडियो एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला चलिए देख लेते हैं, ये 93 नंबर का क्या है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर, जो है कि रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, बोलिए। लाल रक्त कोशिका जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं, या फिर श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट या फिर लसिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। यही जो होता है क्या करता है, खून को थब्बा कर देता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग लगभग 93 प्रश्न को समाप्त कर लिए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को टोटल कितना प्रश्न करवाने वाला हूँ, 170 प्रश्न करवाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे आप लोग, ठीक है। बीच में छोड़कर भागेंगे तो फिर मार्क्स कटेगा, तो फिर आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप पढ़ाए थे वो नहीं फंसा, ठीक है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है, हर एक चीज़ को समझते जाना है। बताइए, चलिए थोड़ा सा स्पीड में अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, पूरा वीडियो को देखेंगे। मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर होगा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो कितना पर, 10x पर देखा जाता है। सबसे पहले कितना पर देखा जाता है, 10x पर देखा जाता है, ठीक है। अगला है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है, तो ट्रेकिया होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया होता है। समझ लीजिए आप लोग कि तिलचट्टा जो होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया होता है। अगला है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो मछली जो होता है उसमें फेफड़ा होता है कि त्वचा से करती है, ट्रेकिया से करती है। तो जो मछलियाँ होता है ना वो गिल से शोषण करती है। देखिएगा उसका कान, मुंह के थोड़ा सा पीछे ना, कान के जगह पर जो रहता है ना एक फूल के तरह, वही गिल्स होता है। ये इसीलिए जो मछलियाँ होती है वो गिल्स के द्वारा शोषण करती है। अगला देखिए क्या है कि पौधों के, ठीक है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं निष्कासन क्रिया को, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला है कि पौधे हरे क्यों होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। किसके कारण हरे होते हैं, पौधे जो हरे होते हैं ना वो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। अगला है कि अंतःकोशिका पाचन होता है। 100 नंबर का प्रश्न है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है, कहाँ होता है अंतःकोशिकीय पाचन, मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए कहाँ है, अमीबा में, ठीक है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा
अमीबा में। अगला है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो 4 है मेरे प्यारे बच्चों। 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार ये प्रश्न पूछते आ रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको भी आप लोग तैयारी करेंगे। अगला प्रश्न है, वीडियो को जरूर देखेंगे पूरा, और उससे भी नहीं हो तो 2 बार देखिए ताकि हर एक प्रश्न माइंड में प्रवेश कर जाए। अगला है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो मैंने बताया था ना कि ये इसका उत्सर्जी पदार्थ है। टेनिन वगैरह क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, पत्तियों में, छाल में, जड़ में या फिर फूल में। तो ऑप्शन नंबर बी छाल में होता है, ठीक है। पौधों में जो टेनिन नामक पदार्थ है वो कहाँ होता है? छाल में। अगला है 103 का कि कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? जो कोशिकांग बिंदु जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं ना, वो बिंदु किस रंग के होते हैं? पीला रंग के, हरा रंग के, लाल रंग के या फिर नीला रंग के? तो याद रखिएगा आप लोग, कैसा होता है? हरा रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है हरा रंग का होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 104 नंबर का प्रश्न क्या है, इसको करेंगे कि रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रक्तस्राव को क्या करता है? रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। अगला है कि वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? वृक्क का जो किडनी होता है ना, उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को। 106 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों कि लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला से निकलता है, ठीक है। अगला है कि पाचन कार्य संपन्न होता है, जो पाचन कार्य होता है वो कहाँ संपन्न होता है? लारा द्वारा या फिर एंड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा या फिर जठर द्वारा? तो पाचन क्रिया का संबंध किससे है स्टूडेंट? याद रखिएगा आप लोग, ये इसका जो होता है ना जठर द्वारा होता है, ठीक है। पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा, ठीक है। जठर रस जो निकलता है ना उसी के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? तो ये कौन व्यक्ति नहीं जानता होगा कि एक वयस्क मनुष्य में 32 गो दांत होता है। सब कोई कभी न कभी सुने होंगे। अगला है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस देखिए, बताइए किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला है 110 का है कि श्वसन के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन के अंतिम उत्पादन है। बोलिए श्वसन के अंतिम उत्पादन है। कौन है श्वसन के अंतिम उत्पादन? बता सकते हैं क्या आप लोग कि श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन है? चलिए बताइए, मैं आपको ऑप्शन हिंस कर रहा हूँ कि श्वसन के अंतिम उत्पादन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर बी, CO2 और ऊर्जा को, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न फिर से एक बार समझ लीजिए। वो नहीं दिख रहा था क्या? चलिए अब दिखेगा। हाँ, किसे कहा जाता है? तो CO2 और ऊर्जा को। मैं प्रश्न एक बार फिर से बता रहा हूँ कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है, श्वसन के अंतिम उत्पादन CO2 और ऊर्जा है। क्या है? CO2 और ऊर्जा। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? बताइए कौन बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे के यौगिक बनाता है। इसीलिए हम लोगों को आयरन का टैबलेट खाने के लिए कहा जाता है। अगर आप लोगों का बॉडी में अगर किसका कमी हो जाएगा, खून का, तो आपको आयरन का टैबलेट देगा। क्यों देता है? क्योंकि ये देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहा के यौगिक। इसीलिए हमको आयरन टैबलेट देता है ताकि लोहा ये क्या बन सके? लाल रक्त का कणिका जो है वो बन सके। चलिए अब किसका देखेंगे? 112 का। चलिए एडजस्ट हो कर लेते हैं, कर लिए। बताइए कि मानव में वहन तंत्र के घटक है, मानव में जो है ना वहन तंत्र के घटक क्या है? तो इनमें से सभी है, यानी कि वृक्क भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। समझ में आया? 113 का है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? बताइए होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? बी, हरे भाग में। कहाँ पर होता है? हरे भाग में। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भाग में होती है। 114 का होता है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण होता है। जो रक्त होता है ना, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण क्या होता है? तो मैंने बताया था ना कि प्लेटलेट के कारण ही रक्त का थक्का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का। अगर ये प्लेटलेट नहीं होता तो हम लोग का हाथ पैर कटता है स्टूडेंट, खून निकलते रहता। आप लोग देखेंगे कभी कभी हम लोग का हाथ पैर कट जाता है तो कुछ समय खून निकलता है फिर बंद हो जाता है। ये प्लेटलेट के वजह से ही होता है। किसके वजह से होता है? प्लेटलेट के वजह से। अगला देखिए क्या है? ग्रहणी भाग है। बताइए ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का? तो छोटी आंत का है। ये ग्रहणी भाग होता है। किसका होता है? छोटी आंत का भाग होता है।
चलिए अगला देखते हैं, 116 का होगा ना। अब हम लोग 116 तक पहुंच गए हैं, तो अब हम लोग 170 के पास भी पहुंच ही जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो को देखना है स्टूडेंट, ठीक है। कमेंट करते चलिए ना स्टूडेंट कि यार सर समझ में आ रहा है। 116 का बताइए, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो द्वार कोशिका करता है, जो गेट मैन होता है ना वही। अगला देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम अलग होता है, तो लाइपेज जो होता है ना यही वसा पर क्या करता है, क्रिया करके इसको पचाता है। अगर हम लोग का बॉडी में लाइपेज नहीं हो तो पाचन नहीं हो पाएगा, समझे। वसा का पाचन अच्छा तरीका से नहीं हो पाएगा। 118 का कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। क्या हो जाएगा? वायवीय। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। दिख रहा है ना कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, मुंह, तंत्रिका या फिर स्पर्शक। 119 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का, स्पर्शक, ठीक है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। अगला बताइए क्या है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट है कि तिलचट्टे में, कहाँ पर? तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10, ठीक है। तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। 122 का देखिए क्या है। चलिए 122 का देख लेते हैं क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है स्टूडेंट? बता सकते हैं? हरे पौधों में होती है। ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे कि मैं शुरू से अंत तक जितना भी प्रश्न करवाया हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं सब में डेट लगा हुआ है, अर्थात सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वो कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोगों का बायोलॉजी का पूरा चैप्टर समाप्त करूंगा, जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 1 शॉट में समाप्त करूंगा। चाहे 2 घंटा का वीडियो बने, चाहे 4 घंटा का वीडियो बने, उससे दिक्कत नहीं है, टोटल समाप्त करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका राइट पहले हमारी हरे पौधों में। अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? स्टूडेंट ये जो है ना ये गलत है। यहाँ पर देखिए वही प्रश्न यहाँ पर भी है कि निम्न में सबसे तेज हृदय जो धड़कन होता है ना वो किसका होता है? यानी कि जो हम लोग का धड़कता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि दिल धड़कता है धक धक धक, वही सबसे तेज किसका धड़कता है? वेल का धड़कता है, चूहा का धड़कता है, हाथी का धड़कता है या फिर आदमी का धड़कता है? तो सबसे तेज अगर धड़कता है ना तो चूहा का धड़कता है, ठीक है। सबसे तेज अगर धड़कन अगर किसी का धड़कता है तो वो चूहा का धड़कता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 125 का देखिए क्या है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद भी है, रेजिन भी है, टेनिन भी है, यानी कि इनमें से सभी है, ठीक है। ये उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे कि हम लोग का शरीर में क्या है? उत्सर्जी पसीना है और क्या है? मलमूत्र है। उसी तरह इसमें क्या है पौधों में? तो गोंद, रेजिन, टेनिन सब है। 126 का है कि अमीबा में, कहाँ पर? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण के माध्यम से होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 126 प्रश्न समाप्त कर लिए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक मीठा सा एक कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग समाप्त के कगार पर ही हैं, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी जल्दी हम लोग और बाकी के प्रश्न को कर लेते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट किए हैं तो समाप्त करिए के रहेंगे। चाहे लंबा वीडियो बने तो उससे भी आप लोग को दिक्कत नहीं है, हर एक वीडियो को देखते रहना है। चलिए 127 का जल्दी जल्दी आंसर आप लोग देते चलिए कि रक्त क्या है? रक्त मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो रक्त संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त संयोजी उत्तक है। अगला है 128 का कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है। अगला है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। जो चालनी नलिकाएं होती है वो पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। नेक्स्ट है 130 का कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी का जीवन अवधि, हर इंसान का भी जीवन अवधि होता है, उसी तरह आरबीसी का जीवन अवधि होता है 120 दिन का, ठीक है। ये 120 दिन में फिर से नया बन जाता है। कौन स्टूडेंट? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स,
वो क्या होता है 120 दिन में फिर से नया बनेगा। 131 का देखिए क्या है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। जो पौधा होता है ना उसमें भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। 132 का कि मानव हृदय घिरा हुआ है। जो मानव का हृदय है वो घिरा हुआ है किससे? तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। मानव का हृदय घिरा हुआ है, जो हृदय होता है ना हम लोग का, वो किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग को वहाँ पर कोई भी परेशानी होता है तो यही हैंडल कर लेता है। ठीक है, अगला बताइए कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा। मक्खी में भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तेलचट्टा में भी नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, आरबीसी उसमें भी नहीं होता है, और इसमें भी जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं होता मक्खी को। इसीलिए मक्खी को जब पीस दीजिएगा देखिएगा खून लाल लाल वाला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मक्खी में। आइए आगे देखते 134 का कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा ना तो उससे कौन सा रोग होगा? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला देखिए 135 का क्या है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, RBC, लसिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों RBC। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक RBC है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन का वाहक RBC है। ठीक है, अगला है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में मेरे प्यारे बच्चों श्वसन होता है। 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। ये सब प्रश्न का जवाब तो आप खुद भी दे सकते हैं। पौधों में श्वसन होता है क्या? जड़ से कभी सुने हैं कि कोई पौधा श्वसन करता है? पत्तियों से नहीं होता है। आप लोग प्रकाश संश्लेषण जरूर पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ये चीज़ क्लियर होता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे ना तो सही सही जवाब दे पाएंगे हर एक चीज़ का। ठीक है, चलिए आप लोग हम आगे बताते हैं कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताइए, श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा बीमारी है? डायरिया है, मलेरिया है, निमोनिया है, या फिर मधुमेह है? तो 137 का हो जाएगा स्टूडेंट निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो बीमारी है ये कौन सा बीमारी है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। मधुमेह जिसको हम लोग कहते हैं ना कि शुगर हो गया, उसको शुगर से क्या संबंध है जी? कोई संबंध नहीं है। 138 का बताइए। 138 का भी ये बताएंगे जल्दी जल्दी आप लोग कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है। अभी मैंने बताया था कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल बताए थे RBC का, तो 120 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है अब? श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितने दिन का होता है? तो 138 का हो जाएगा 12 से 20 दिन के अंदर ये बनता है। ठीक है, कौन चीज़? ये श्वेत रक्त कोशिका। और यही जब बनता है ना तो हम लोग को क्या होता है, जैसे कि हम लोग को कभी बुखार लगता है तो देखते होंगे कि हम लोग थोड़ा बहुत बुखार लगता है तो कल होकर ठीक हो जाते खुद ब खुद बिना दवाई खाए। तो यही सब जो मेरे अंदर है ना स्टूडेंट, RBC, ये WBC, यही WBC उससे लड़ता है बुखार तुखार से, या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह हम लोग का अंदर चल जाता है तो पहले वही हमसे बॉडी से लड़ता है। कौन? यही श्वेत रक्त कोशिका उससे लड़ता है। जब वही डैमेज हो जाता है ये श्वेत रक्त कोशिका, तब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन पहले ये लड़ता है उससे बहुत, समझ में आए ना? श्वेत रक्त कोशिका ही लड़ता है, हम लोग का बॉडी में होता है ये सब। और ये लड़ेगा, पहले बीमारी से लड़ेगा, जब ये आउट हो जाएगा तब वो बॉडी में घुस जाएगा। और जब तक ये जिंदा है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका इतना बड़ा योगदान होता है हम लोग का शरीर में। तो 12 से 20 दिन के अंदर में ये क्या होता है? इसका जीवन अवधि होता है। फिर ये इसका वही होता है, यानी ये क्या होता है वही जीवन अवधि काल है तो समाप्त होता है, फिर से वो बनता है। 138 का समझ गए। 139 का समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो ए और कौन सा स्टूडेंट? ए और सी दोनों होगा। जाइलम भी है और एपिडर्मस भी है। 139 का डी, बिल्कुल बी और सी होगा, वही तो ये नहीं है। फ्लोएम और जाइलम फ्लोएम का नाम सुने होंगे, ये दोनों फ्लोएम है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। ये जो फ्लोएम है ना ये भी संवहन का काम करता है और जाइलम भी संवहन का काम करता है, इसलिए ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। तो इसीलिए इसका हम लोग टिक मारेंगे किसमें? बी और सी दोनों। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला देखिए क्या 140 का कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजोआ होता है ना वो उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? विसरण के द्वारा करता है। ठीक है, 141 का देखिए क्या है
चलिए, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के जो आहार नाल में है ना, अवशोषी अंग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है एपेडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स, सुने होंगे ना हम लोग, अपेंडिक्स। अगला है 142 का, देखिए कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन, ठीक है, ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का जो पाचन है ना, ये कार्य किसका है? तो ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। ठीक है, 142 तक तो समाप्त हो गया। अब हम लोग 170 के करीब है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि इसी तरह का मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी का जो भी है वर्णिका वगैरह, इसका सब समाप्त कर दिए हैं। तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव में पूरा गारंटी लिया हूँ मेरे स्टूडेंट कि आपको मैं पूरा दूंगा मार्क्स, लेकिन आप लोग को हर एक वीडियो को देखना होगा तब, ठीक है, क्योंकि इतना करने के बाद आप लोग को अच्छा तैयारी हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको यही, आप कहीं से भी कोई सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर आ जाइए। ऑब्जेक्टिव के लिए ये चैनल बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 143 का बताइए क्या होगा कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या फिर न्यूक्लिक, है ना, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है? तो 143 का राइट आंसर जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। समझ में आया? अगला है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। 145 का कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। 146 का कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है पोषण भी है, श्वसन भी है, जनन भी है, यानी कि इनमें से सभी। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, ठीक है, चलिए, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति के वजह से ही हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो धीरे धीरे इस तरह से कर्मानुकुंचन होता है, इसे, ठीक है। यही माध्यम से भोजन पूरा बॉडी से जो है कि मल द्वार के पास पहुंच पाता है। नहीं तो हम लोग गला में खाते गले में रह जाएगा। अगर मान लीजिए ये कलम को हम यहाँ रख दिए तो यही ना रहेगा जी। कि अगर इसको हम आगे भेजें तो इस तरह से हमको दम लगाना होगा तब ना आगे जाएगा। उसी तरह से हम लोग का ये है, मुंह में जब हम लोग भोजन डालते हैं उसके बाद जब इंगलते हैं तो कर्मानुकुंचन गति के माध्यम से भोजन पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम में जा पाता है, ठीक है। इसीलिए कर्मानुकुंचन गति आप लोग समझ गए हैं। ये कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में, या फिर अग्नाशय में। तो ये जो है ना 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली में। ग्रास नली में जो कर्मानुकुंचन गति होता है जिसकी वजह से भोजन अंदर जाता है। अगला है 148 का कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, या फिर पीला होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हरा होता है। ये प्रश्न ये लगा कि 3 बार बन चुका है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, सबका रंग कैसा में टिक मारेंगे? तो हरा में टिक मारेंगे। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट न रोकने में मदद करता है। जैसे कट उठ गया तो कौन रोकेगा? खून को कौन रोकेगा? प्लेटलेट्स रोकने में मदद करता है ना। हाँ, चलिए, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, कितना होता है? सामान्य तो 120 होता है ना। सामान्य कितना होता है? 120 mm होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं 151 का क्या है, बताइए स्टूडेंट। 151 का क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन है जो एक अपघटक है? तो अपघटक का जैसे ही बात आए तो आप लोग याद रखिएगा कि अमरबेल एक अपघटक है। अमरबेल क्या है? एक अपघटक है। अगला है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो 152 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 152 का हो जाएगा, 152 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध पारगम्य होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट है कि एटीपी का विस्तार रूप क्या होता है? तो एटीपी को हम लोग
विस्तार रूप बोले या फिर फुल फॉर्म बोले तो आप लोग याद रखिएगा एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म या फिर विस्तार रूप। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारण पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण का जो दर है ना वो किस कारण पर निर्भर करता है, तो ए और बी दोनों, यानी कि प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसा होगा। समझ में आया ना। चलिए 155 का देख लेते हैं क्या है। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 155 का है कि निम्न में से किस रंग की कोशिका, निम्न में से किस रंग की कोशिका किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी लाल, ठीक है, लाल, भूलेंगे नहीं, लाल। अगला है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, बताइए कौन उदाहरण है, तो हाइड्रा है। कौन है, हाइड्रा जो है पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। नेक्स्ट है 157 का कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन। अर्थात आप यहाँ से ये भी समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। यहाँ पर देखिए दिया ना कि लाल कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है। और आप जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, यहाँ पर खुद दे दिया है। समझ में आया ना। इस तरह से हम लोग कितना कर लिए हैं, 157। आइए अब कुछ प्रश्न और है, जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। जब देख रहे हैं तो देखेंगे ही ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगेगा अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, कमेंट करेंगे कि यस सर समझ में आ रहा है। कहीं पर भी दिक्कत है तो नंबर दिया गया, आप डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो मैंने कितना बार कहा कि क्लोरोफिल हरा होता है, कहा था ना। क्लोरोफिल कैसा होता है, तो क्लोरोफिल मेरे प्यारे बच्चों हरा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किससे रंध्र की छिद्र घिरे रहती है, निम्नांकित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो गार्ड कोशिका से घिरा रहता है। किससे, गार्ड कोशिका। तो गार्ड मतलब समझते हैं ना, अंगरक्षक होता है, तो रक्षा करेगा ना, बिल्कुल करेगा। अगला 160 का है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना निकलता है। हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कभी ये पूछेगा कौन सा गैस हम लोग श्वसन में उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन मारिएगा, ठीक, क्या मारिएगा, ऑक्सीजन। 161 का है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, मूत्र का जो पीलापन है मेरे प्यारे बच्चों वो किस वर्णक के कारण होता है, तो 161 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम, यानी यूरिया, उसी को कहते हैं यूरोक्रोम। अगला देखिए क्या है 162 का कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी पोषण होती है। कौन सी पोषण होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो मृतजीवी पोषण होती है। अगला है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना तो उससे क्या मुक्त होता है, तो उससे जो है ना CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है, H2O अर्थात जल भी मुक्त होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। गोबर छत्ता है मेरे प्यारे बच्चों, गोबर छत्ता क्या है, गोबर छत्ता क्या है, जल्दी बोलिए, एक मृतजीवी है। गोबर छत्ता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक मृतजीवी है, ठीक है। देखिए अभी समाप्त होने ही वाला है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। 165 का देखिए क्या है कि गुर्दे में उपस्थित मूत्र, गुर्दे में क्या है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है, तो 165 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। यानी कि हम लोग जितना भी पानी वगैरह पीते हैं उसका जब पानी का जो भी पाचन वगैरह होता है हो जाता है ना, तो मूत्राशय में जमा हो जाता है, ठीक है। जब मूत्राशय भर जाता है तो हम लोग को पेशाब लगता है और हम लोग फिर यूरिन करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों होती है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। समझ में आया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। नेक्स्ट है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, जो रंध्र होता है वो मुख्यतः पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। अगला है कि लासिका का रंग होता है, बताइए लासिका का रंग कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, लासिका का
रंग कैसा होता है, हरा होता है, लाल होता है, या फिर हल्का नीला होता है, या फिर हल्का पीला होता है। तो 168 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्का पीला होता है। यहाँ लसिका का बात किया गया, ठीक है, वर्णक का नहीं बात किया गया। वर्णक का पूछेगा तो हरा मारिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा कि लसिका का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का 170 प्रश्न समाप्त होता है, क्योंकि मैंने जो है कि 2 प्रश्न पीछे करवाया था, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को 2 प्रश्न और बताया था, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो कमेंट करके बताइए कि यस सर अच्छा लगा, मैं जो है कि नियंत्रण एवं समन्वय का VVIO ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, ठीक है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, सी यू।